वेलकम टू द यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल रेशियोज़। ठीक है। इसके पहले मैं ये बता दूं कि फाइनेंशियल रेशियोज़ में अगर जो आप लोग को टर्म्स में यूज़ होंगे वो नहीं समझ में आएगा तो मैंने उस टर्म्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ जाके उसको समझ के फिर फाइनेंशियल रेशियोज़ का वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल रेशियो। तो पहला जो फाइनेंशियल रेशियोज़ के टर्म्स आते हैं वो होते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियोज़ में क्या क्या आते हैं? पहला आता है आपका करेंट रेशियो, दूसरा आता है आपका क्विक रेशियो, तीसरा आता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो और चौथा आता है आपका कैश रेशियो। ठीक। नेक्स्ट जो आता है सेकंड आपका वो आता है टर्नओवर रेशियो। इसमें क्या क्या आते हैं? पहला आता है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सेकंड आता है आपका रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। थर्ड आता है आपका कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फोर्थ आता है आपका एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिफ्थ आता है आपका कैश कन्वर्जन साइकिल। ठीक है। इसके बाद थर्ड हम लोग लेते हैं जो कि होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है। ये रहा। इसमें क्या क्या आते हैं आपके? इसमें आते हैं आपके अर्निंग मार्जिन, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अर्निंग पर शेयर, ईपीएस और अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है। फोर्थ आता है आपका बिजनेस रिस्क, ठीक है, रेशियोज। इसमें क्या क्या आते हैं आपके? ऑपरेटिंग लेवरेज रेशियोज, फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो एंड थर्ड इज टोटल लेवरेज रेशियो। ओके, तो आज हम लोग कुछ ये रेशियो को पढ़ेंगे डिटेल में, और ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग कुछ और रेशियोज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? लिक्विड रेशियो। तो इस रेशियो से हम क्या समझते हैं? इस रेशियो से हम ये समझेंगे कि कंपनी के पास जो एसेट है, ठीक है, करेंट एसेट, वो कितना ज़्यादा लिक्विड है कि कंपनी अपने जो है शॉर्ट टर्म डेब्ट को इजीली रिपे कर सके। ठीक है। जैसे कि कंपनी ने लाइबिलिटी लिया है तो उस लाइबिलिटी को कंपनी कितनी आसानी से रिपे कर सकती है, तो ये हमें लिक्विड रेशियो से पता चलता है। तो कितना इसके एसेट जो है वो कितनी हाईली लिक्विड है। ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला क्या था हमारा? करेंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। अब इससे समझिए,
जनरली इसका जो हम लोग जो लेस फाइनेंशियली रिस्क मानते हैं कंपनी को कि कंपनी लेस फाइनेंशियली रिस्क है, उसके लिए हम लोग इसकी वैल्यू 1.2 से 2 मानते हैं। ये ऊपर भी जा सकता है, जितना ऊपर उतना बेहतर, ठीक है। तो इसमें जो है कि मान लीजिए कि अगर करंट रेशियो की वैल्यू 2 आती है, ठीक है, तो इस रेशियो से हम क्या समझते हैं, इसका ये मतलब है कि कंपनी के 1 रुपये अगर कंपनी की लाइबिलिटी है, ठीक है, तो इसको चुकाने के लिए कंपनी के पास 2 रुपये का जो है लिक्विड एसेट है, जिसको कंपनी बेच के आराम से ये 1 रुपये चुका सकती है। तो इससे हमें पता चलता है कि कंपनी जो है फाइनेंशियली स्टेबल है, कंपनी के पास आसानी से अपना डेब्ट चुका सकती है, कंपनी को कोई इशू नहीं होगा, कंपनी इज़ अ गुड, ठीक है ना। और अगर यही चीज़ अगर लेस देन 1 आया करंट रेशियो की वैल्यू, तो लेस देन 1 ये बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली रिस्क है, स्टेबल नहीं है, तो कंपनी जो है अपना डेब्ट जो है वो आसानी से नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो इससे हम ये समझते हैं। सेकेंड रेशियो क्या आता है आपका, क्विक रेशियो, ठीक है। देखिए क्विक रेशियो जो होता है वो और कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव इन द सेंस कि ये और मोर लिक्विड एसेट लेता है। जैसे कि हमने यहाँ पे करंट एसेट लिया, ठीक है, ये लिक्विड एसेट होते हैं जिनको हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में विद इन 1 ईयर, ठीक है। ये मैंने अपने जैसे बताया पिछले में समझाया है ना। तो लेकिन ये जो क्विक रेशियो होता है वो और कंजर्वेटिव होता है, वो और लिक्विड एसेट लेता है, ठीक है, जो और आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सके। तो इसके फॉर्मूले में हम लोग जो लेते हैं, इसमें लेते हैं करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है, ठीक है। तो इसमें समझिए, इसमें हम लोग इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्यों हटाते हैं, क्योंकि जो इन्वेंट्री है ये लेस लिक्विड होता है, क्योंकि आपको पहले इन्वेंट्री स्टोर करना होगा, फिर आपको इन्वेंट्री को बेचना होगा, ठीक है। तो इसके वजह से इसको लेस लिक्विड एसेट माना जाता है, तो इसलिए इनको और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग लिख सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, प्लस मार्केट सिक्योरिटीज प्लस अकाउंट रिसीवेबल्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्विक रेशियो। तीसरा है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। अब कुछ लोग जो होते हैं जो कि करेंट रेशियो निकालते हैं और क्विक रेशियो निकालते हैं, वो और कंजर्वेटिव होने के लिए और कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ को जानने के लिए वो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो निकालते हैं, क्योंकि ये और कंजर्व हो जाता है। क्योंकि ये क्या लेता है आपका, इसमें ये जो लेता है वो लेता है कैश जो कंपनी के पास है इन हैंड, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट लिक्विड एसेट है, और जो कैश इन बैंक जिनको वो आसानी से निकाल सकते हैं, और प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और सिक्योरिटीज, ठीक है, अपॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं जिनको वो इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जिनकी मैच्योरिटी 3 to 12 मंथ्स होते हैं, वो ये वाले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये और जो है फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में कंपनीज के बताते हैं कि सिर्फ कंपनीज अपने जो कि ईजिली कन्वर्टेबल मतलब कैश के फॉर्म में है, तो उनसे कंपनी अपने डेब्ट को या लाइबिलिटीज़ को कैसे चुका रही है, ठीक है। तो ये आपको बता दे रहा है। चौथा जो टर्म है वो है आपका कैश रेशियो। अब कैश रेशियो क्या होता है, कैश रेशियो सिर्फ आपका कैश लेता है, जो कि कैश और कैश इक्विवेलेंट टाइप के जो भी होते हैं उनको सिर्फ लेता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ अपर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़। इससे वो ये चेक कर लेते हैं कि कंपनीज के पास जो सिर्फ कैश है उनसे कंपनी कितने अपने लाइबिलिटीज़ को दे सकती है या डेब्ट अपने चुका सकती है। ठीक है, तो ये मोर कंजर्वेटिव, सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव ये हो जाता है आपका जब आप लोग रेशियोज निकालते हैं या लिक्विड रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थे आपके लिक्विड रेशियोज के टर्म्स। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड, टर्नओवर रेशियोज। ओके, ठीक है, टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर रेशियोज में क्या क्या पार्ट थे ना, पहले टर्नओवर रेशियो का, टर्नओवर रेशियो जो है जनरली वो हमें हेल्प करता है पता करने के लिए कंपनी की इफ़िशियंसी कितनी है, कि कंपनी अपने इन्वेंट्रीज को हो गया, रिसीवेबल्स को हो गया, या कितना जल्दी कंपनी अपने कैश को कन्वर्ट कर पा रहा है। ठीक है, जैसे कि कंपनी ने इन्वेंट्री रखा है, ठीक है, तो कंपनी कितनी जल्दी या कितने डेज में अपने इन्वेंट्री को सेल ऑफ कर पा रही है। ठीक है, कंपनी के पास रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, तो कंपनी कितनी जल्दी अपने जो भी इन्होंने क्रेडिट बेसिस पे दे रखा है उसको कंपनी कितनी जल्दी या कितने नंबर ऑफ डेज में कैश को कंपनी में ले आती है या उनसे कस्टमर से अपने कैश को ले लेती है जो कि क्रेडिट बेसिस पे दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या था, पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। ठीक है, ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि कितनी जल्दी जो है कंपनी अपने इन्वेंट्रीज को सेल ऑफ कर रही है और न्यू इन्वेंट्री को एक्वायर कर रही है। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप इनकम स्टेटमेंट से देख लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री जो होता है वो होता है सम ऑफ बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ द ईयर प्लस एंडिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ठीक है ना, तो अगर इन्वेंट्री को हम लोग मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज 5 to 10 मानते हैं कि अच्छा होता है, तो 5 to 10 अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है तो इसका ये मतलब है कि इन्वेंट्री जो है वो साल भर में 5 से 10 बार सेल हो जा रही है, इन्वेंट्री निकल जा रही है कंपनी से। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि हर एक तरीके देखें तो हर महीने जो है इन्वेंट्री सेल ऑफ हो जा रही है, क्योंकि वो निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑन एन एवरेज कितने दिन में इन्वेंट्रीज जो है कंपनी से बाहर निकल रही हैं। ठीक है, ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा क्या था, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियोज। ठीक है, तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज में क्या होता है, इसमें इसका ये मतलब होता है कि रिसीवेबल्स में क्या है कि कंपनी ने ऑन अ क्रेडिट बेसिस अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड की है। ठीक है, तो उन्हें कंपनी को अभी पैसे नहीं मिले हैं, तो इसमें ये बताएगा कि कंपनी को ऑन एन एवरेज कितने दिन में पैसे मिल जा रहे हैं। ठीक है, अपने कस्टमर से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स क्या होते हैं, नेट क्रेडिट सेल्स जो है वो सेल्स हो जाएंगे जो कि रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, ऑन टॉप लाइन होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू में जितने भी सेल्स जो है ऑन क्रेडिट बेसिस हुए हैं तो उनको हम लोग नेट क्रेडिट सेल्स ले लेंगे, उसको एवरेज रिसीवेबल से डिवाइड करेंगे तो हमें रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गया, अब इसको फिर हम लोग 365 अपॉन रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि कितने दिन में
कंपनी जो है अपने रिसीवेबल्स को कस्टमर से अपने जो क्रेडिट बेसिस पे दिया है उससे वो वापस ले ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज जो है इसको हम लोग, जो कंपनी का ऑन एन एवरेज होता है वो 30 to 60 डेज हम लोग गुड मानते हैं कि ठीक है 30 से 60 दिन में पैसे आ जा रहा है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है बाकी फर्म वाइज फर्म और इंडस्ट्री वाइज, ठीक है, कि कितना है, लेकिन 30 to 60 डेज ऑन एन एवरेज हम लोग इट इज़ ओके, ठीक है। और अगर मतलब ये वैल्यू कम है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज कम है, तो ये बताती है कि कंपनीज की जो पॉलिसीज़ है रिगार्डिंग क्रेडिट कलेक्टिंग और डेब्ट कलेक्टिंग वो अच्छी नहीं है। तो ये एक तरीके से ये भी होता है कि कंपनी को अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी चाहिए डेब्ट कलेक्टिंग के लिए, और कंपनी सूटेबल नहीं है इस समय कि वो कस्टमर्स हैं कंपनी के, वो क्रेडिट वर्दी नहीं है कि वो अपने टाइमली जो है अपने डेब्ट को रीपे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज एक मेजर रेशियोज बन जाता है कंपनीज के मैनेजमेंट को देखने और पॉलिसीज़ को देखने के लिए, ठीक है। अब आता है थर्ड, ओके, हाँ, ठीक है। सो हमारा थर्ड क्या था? थर्ड है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियोज, ओके ओके। तो कैपिटल टर्नओवर रेशियोज हमें क्या बताता है कि कंपनीज जो है अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटीज़ या शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट को कितनी इफेक्टिवली यूज़ कर रही है सेल्स जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल सेल्स अपॉन टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, ओके। यहाँ पे सिर्फ हम लोग इक्विटी फंडिंग लेते हैं, ठीक है। ये होता है आपका कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, सिंपल है, ठीक। फोर्थ आते हैं, आपका आता है फोर्थ में क्या है? एसेट्स, कहाँ गया? एसेट्स टर्न ओवर रेशियो। अब ये बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स को कितना इफ़ेक्टिवली और कितने अच्छे एफिशिएंसी के साथ यूज़ कर रही है ताकि कंपनी जो है वो सेल्स जनरेट कर सके या रेवेन्यू जनरेट कर सके, ठीक है। तो ऊपर वाले में क्या था आपका कैपिटल टर्नओवर में, यहाँ पे वो शेयर होल्डर की इक्विटी को यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन एसेट टर्नओवर रेशियोज़ में क्या है, वो कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से मैनेजमेंट भी शो करता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी अपने एसेट्स को या अपने शेयर होल्डर इक्विटी को या कोई भी टाइप के इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से यूज़ कर रही है कि उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या है एफिशिएंसी उससे निकाली जा सके, ठीक है। तो एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है आपका? वो होता है टोटल सेल्स अपॉन टोटल एवरेज एसेट्स, ठीक है, समझ गए आप। तो ये होता है आपका एसेट टर्नओवर रेशियो। अब अगर इसमें एग्जांपल के साथ चलें तो इसमें जो होता है कि मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं रिटेलर्स को, ठीक है। तो रिटेलर्स जो होते हैं इनके जो स्मॉल एसेट बेस होते हैं, ठीक है, रिटेलर्स के और कंज्यूमर स्टेपल के जो होते हैं स्मॉल एसेट बेस होते हैं, लेकिन इनका जो है सेल्स जो होता है वो हाई वॉल्यूम में होता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है केस, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें ये समझिए कि मान लीजिए कि अगर एसेट टर्नओवर रेशियो का 2x आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो ये 2x से हम लोग क्या समझेंगे? 2x से हम लोग ये समझेंगे कि एसेट्स के पर $1 के एसेट या ₹1 मान लीजिए, रुपये में चलते हैं, ठीक है, ₹1 के एसेट्स पे, ठीक है, ₹2 का सेल्स हो रहा है कंपनी में, ठीक है। तो ये एक अच्छी वैल्यू है, ठीक है, एसेट टर्नओवर रेशियो के तौर पर, ठीक। तो ये हो गया एसेट टर्नओवर रेशियो। फिफ्थ आते हैं, फिफ्थ क्या था अपना? हाँ, ठीक है, कैश कन्वर्जन साइकिल, ओके, कैश कन्वर्जन साइकिल, जिसे हम लोग कहते हैं कैश साइकिल और डिनोट करते हैं CCC से, ओके। तो ये हो गया कैश कन्वर्जन साइकिल। तो इसमें क्या होता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है कैश कन्वर्जन साइकिल का, जिसको हम लोग लिखते हैं DIO
प्लस DSO माइनस DPO। अब इनके ये टर्म्स क्या क्या हैं। DIO का मतलब होता है डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये होता है। अब ये मेज़र करता है क्या, कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल मेज़र करता है फ्रॉम इनिशियल, जब से आप इनपुट करते हो रिसोर्सेज को, फिर इन्वेंट्री को, फिर उसको सेल करते हो। ठीक है, रिसीवेबल से आप को अगर किसी आपने अपने वेंडर से कुछ लिया है तो वहाँ से आप पेएबल करने पे जो एट द एंड टोटल डेज लगते हैं कैश को आने में, उसको टोटल कैश कन्वर्जन साइकिल में हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर चलते हैं हम लोग DIO से, ठीक है, सॉरी, तो DIO क्या होता है आपका फॉर्मूला। इसमें हम लोग लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री अपॉन COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू डेज ऑफ पीरियड। ठीक है, मतलब टोटल जनरली हम लोग 365 डेज मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेम इन द गिवन पीरियड, मतलब जो ये पीरियड लेते हैं उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है। ठीक है, तो वो लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है DSO। सॉरी, DSO का क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल्स ओके अपॉन रेवेन्यू इनटू डेज, अगेन डेज ऑफ पीरियड या जो भी। ठीक है, थर्ड क्या होता है DPO, जिसको हम लोग कहते हैं डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है, अकाउंट पेएबल्स अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू डेज। ठीक है, ये सारे टर्म आपको मिल जाएंगे बैलेंस शीट में, और ये टर्म्स जो हैं आपको मिल जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, वहाँ से आप ये वैल्यूज़ रखेंगे, फिर यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल में रख देंगे, तो आपको कैश टोटल आ जाएगा कि कितना टाइम लगता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट रेशियो क्या आता है, नेक्स्ट रेशियो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ओके, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ये हमें बताता है कि कंपनी जो है वो अपने ऑपरेटिंग इनकम से एज कंपेरिजन टू सेल्स कितना कमा रही है। ठीक है ना, तो इसमें हायर द बेटर होता है। ये हम लोग ऑन परसेंटेज बेसिस पे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला टर्म था वो है अर्निंग्स मार्जिन, और इसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन भी। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें हम लोग लेते हैं नेट इनकम और नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज बेसिस पे होता है। ठीक है, अब इसको समझिए। मान लीजिए नेट प्रॉफिट मार्जिन या अर्निंग मार्जिन कह लीजिए 10% आया। ठीक है, इसका क्या मतलब है, 10% का ये मतलब है कि कंपनी जो है अगर 100 रुपये का सेल्स कर रही है या रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ठीक है, तो जो उसका प्रॉफिट है एट द लास्ट, जो बॉटम लाइन में हमने पढ़ा था इनकम स्टेटमेंट में, कि बॉटम लाइन में एट लास्ट जो नेट इनकम आता है, ठीक है, तो वो कितना है, वो 10 रुपीज़ है, क्योंकि 10% हमने माना है। ठीक है, तो ये आपको बता देगा कि कितने रेवेन्यू में कितना आपको नेट इनकम या नेट प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो जितना हायर होगा ये वैल्यू उतनी अच्छी बात है। ठीक है, ओके, सेकंड चलते हैं।
सेकंड क्या है आपका? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बताता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। अच्छा, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है ना। इसको या तो हम लोग सेकेंड तरीके से लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सिंपल तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है ना। मान लीजिए हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया 500 रुपये, ठीक है। तो जो है और हमको उसका अभी तक रिटर्न मिल गया 550 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो अभी हम कमा चुके हैं, ठीक है, उससे जो हमने एक स्टॉक खरीदा 500 रुपये में, अभी उस स्टॉक का प्राइस कितना है 550 रुपये, और हम 550 रुपये में सेल कर रहे हैं स्टॉक को। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ROI, कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न मिला है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 550 रुपये माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्ट किया है वो हो गया 500 रुपये, अगेन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्ट किया है 500 रुपये इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या 50/500 इंटू 100, ठीक है। तो कितने का इन्वेस्टमेंट, कितने का रिटर्न आया 10% का, मतलब हमने 500 रुपये इन्वेस्ट किया, 550 कमाया, तो हमने 10% का रिटर्न ले लिया। तो यही है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। थर्ड आते हैं, सॉरी, ओके। थर्ड है क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनकम अपॉन एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है ना। ये हम लोग जनरली सेम इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बताता है, रिटर्न ऑन इक्विटी ये बताता है कि कंपनी जो है कितने अच्छे से अपने इन्वेस्टर्स के मनी को यूज़ कर रही है, ठीक है ना। तो हायर इट इज़ द बेटर इट इज़, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ और बता देगा आपको कि कंपनी जो है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो कैसा है, ठीक है। क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट किस बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, एक ये तरीका होता है कि कंपनी जो है अपने एक्सपेंसेस किस तरीके से यूज़ कर रही है, जो मनी इन्होंने रेस किया है ऑन इक्विटी बेसिस या ऑन डेब्ट बेसिस, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, उससे ज़्यादा, उससे कितना उस मनी से रिटर्न ले पा रही है। तो ये चीज़ मैनेजमेंट कंपनीज़ की बताती है कि कंपनीज़ कैसे मैनेजमेंट है। तो ये एक तरीका होता है कंपनी का एनालाइज करने का, कि कंपनी फाइनेंशियल कैसा है, ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। तो इसमें आप अगर एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो एक सेक्शन होता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, तो उसमें ये सब बातें लिखी होती हैं कि कंपनी क्या फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये होता है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक। चौथा क्या था, अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। अब अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका नेट इनकम, ठीक, जो कि इनकम स्टेटमेंट में होता है, ओके, माइनस अगर कंपनी कोई डिविडेंड दे रही है तो प्रीफर्ड डिविडेंड्स अपॉन, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा, हम लोग हर जगह जो है एवरेज शेयर ले रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वेटेड एवरेज शेयर्स आउटस्टैंडिंग लेंगे, क्योंकि जो कंपनीज की शेयर्स होते हैं वो
चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये लेते हैं वेटेड एवरेज शेयर आउटस्टैंडिंग, ओके, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर से हमें बेसिकली ये पता चल जाता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, ठीक है, पर शेयर कंपनी कितना कमा रही है ना। तो ये चीज़ें हमें अर्निंग पर शेयर से पता चलती है। और अर्निंग पर शेयर का हम लोग तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें कंपनी से एक स्टडी इनकम चाहिए। जब हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग कंपनी के अर्निंग पर शेयर को एक बार एनालाइज कर सकते हैं। इससे हमें कंपनी का पर शेयर कितनी कंपनी कमा रही है तो ये पता चल जाता है। तो हायर इट इज़ द बेटर इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस रिस्क रेशियोज, सॉरी, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क रेशियोज में क्या क्या हमने पढ़ा था, बताया था ऊपर। एक था ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं DOL, DFL, DTL, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वो है DOL, ठीक है। तो DOL का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, ओके, और हम लोग EBIT भी ले सकते हैं, ठीक है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है, ठीक। तो ये होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है ना। तो ये पहला है बिजनेस रिस्क रेशियो में, ठीक है। तो ये हेल्प करता है हमें जनरली पता करने में कि कंपनी का जो है फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट क्या हाई है, ठीक है। तो इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं डिग्री ऑफ लेवरेज से। सेकंड है हमारा फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। तो जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज है वो हेल्प करती है कंपनी को ये पता करने में या एज्यूम करने में कि कंपनी कितना डेब्ट ले सकती है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रेशियो का जो जो फॉर्मूला होता है वो होता है DOF होता है ना, DFL, ठीक है। DFL वो होता है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, ओके, ठीक है। सेकंड एक और फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का, EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट, ठीक है, समझ में गया। थर्ड आते हैं, थर्ड क्या है आपका? थर्ड है आपका डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज। अब डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज जो है वो कैसे निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं DTL। तो डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज निकालने के लिए सिंपल जो होता है हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज से, तो हमें डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज आ जाता है। कंपनी के बारे में बता देता है कंपनी के कितने रिस्की है, ठीक है। तो ये कुछ रेशियोज़ हमने पढ़े हैं आज, है ना। बाकी जो रेशियोज़ हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियोस को, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।